नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शौरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो प्यारे साथियों? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी व्याकरण पर कि व्याकरण को आप कैसे तैयार करें। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम मेरा लगभग मुझे महीना भर मिला था तैयारी करने की, तब उस समय अब तो जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों में ही व्याकरण बराबर आने लगी। फर्स्ट में भी पूरी व्याकरण दे दी। पहले व्याकरण के फर्स्ट ग्रेड में कुछ ही टॉपिक थे और सेकंड ग्रेड में तो जैसे सारी ही व्याकरण थी। तो फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद महीना भर बचा था, तब मैंने सेकंड ग्रेड की सिर्फ और सिर्फ व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा था और जो रचनाएं अलग थी फर्स्ट ग्रेड से अलग उनको पढ़ा था। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास तो पहले तैयार था। जो फर्स्ट ग्रेड में व्याकरण के टॉपिक थे वो भी तैयार थे, लेकिन इसके अलावा जो व्याकरण थी उसको मैंने एक महीने में पढ़ा था साथियों। तो अब जैसे व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण का एक नियम है साथियों, इसको जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे ना, याद करके, नियम तो हमें एक बार याद करने ही पड़ेंगे, उसके बाद आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा इसके ऑप्शन मतलब प्रश्न निकालेंगे, आप PYQ करेंगे, उतने ही आप इसमें जो है माहिर होते जाएंगे, कुशल होते जाएंगे। अब जैसे पहला ही टॉपिक हमारा आता है स्वर और जो व्यंजन है यानी वर्ण विभाजन वाला। वर्ण विभाजन वाले टॉपिक में से साथियों लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। 5-6 इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन तो तैयार है। इसमें से 2 क्वेश्चनों में तो लगभग स्वरों का पूछा जाता है, फिर व्यंजन का पूछा जाता है कि कितने कौन से हैं। तो आपको एक बार अच्छे से इनको याद करके फिर आपको जैसे एक सर ने, मैंने तो ऐसे बनाई थी, एक सर ने बनानी है, आपको स्वर लिख लिए उसमें सारे, एक में व्यंजन लिख लिए, फिर उसमें नीचे आपको अलग अलग पार्ट बना के उसारने के, फिर जैसे स्वर किस में आते हैं, अलप प्राण है, महाप्राण है, या फिर स्वरों की गोलाई के आधार पर करें तो ओष्ठाकार है, वृत्ताकार है, यानी ऐ किस किस में आता है वो सारी चीज़ें लिख लीजिए। फिर आ किस में आता है, इसी प्रकार से जैसे व्यंजन अलप प्राण है कि महाप्राण है, यानी जिसमें भी आते हैं जैसे वो जो भी हैं, जैसे हम सब स है वाले हैं, उष्म है, या जो भी जिसमें भी आता है वो सारे उनके नीचे आप उस सारणी में लिखते जाइए, यानी एक सारणी बना लीजिए अच्छे से। फिर स्वर कौन से किस में आते हैं, व्यंजन किस में आता है, इसी प्रकार से जैसे स्वर व्यंजन क है या ख है तो वो किस में आती है, जैसे उच्चारण के आधार पर हम बांटते हैं तो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, जो भी है उसको आप इस प्रकार से सारणी बना के उसके नीचे आप लिख लीजिए कि हाँ ये इसमें है। 2-3 बार आप वो सारणी बना के उसमें लिखेंगे तो आपकी कंठस्थ हो जाएगी। ऐसे याद किया था मैंने स्वर और व्यंजन का जो विभाजन है, किस किस आधार पर हम उसको बांटते हैं, तो फिर आप क्लियर हो जाओगे कि स्वर इसमें आते हैं, व्यंजन इसमें आते हैं, और ये व्यंजन इस पार्ट में आते हैं, ये इसमें आते हैं। इस प्रकार से आप उसको क्लियर कर सकते हो। इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं तो जैसे शब्द हैं, पर्यायवाची हुए, विलोम हुए, समानार्थी शब्द हुए, समुच्चारित जो भिन्नार्थक शब्द हैं यानी जो उच्चारण में जैसे हैं और उनका अर्थ अलग अलग है। ये सारे शब्द जब भी आपको ये लगे कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ, या जैसे मैं जीके पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ, तो बीच में 1 घंटा आधा घंटा, जैसे आपने आज पर्यायवाची दोहरा लिए, कल विलोम शब्द दोहरा लिए, परसों आपने शब्द युगम दोहरा लिए, इस प्रकार से उनको बीच बीच में आप रिविजन करते रहो। थोड़ा बहुत कुछ आप समझ के आधार पर उसमें थोड़ी सी पहचान कर लो कि हाँ इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान, उसको थोड़ा सा समझ के, और जितनी ज़्यादा बार आप उसका रिविजन करोगे उतना ही आपको वो याद होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप याद करके और फिर बैठोगे तो सारे आपको याद आ जाएंगे, लेकिन परीक्षा में जब आपके वो आएंगे तो आपको निश्चित रूप से याद आ जाएगा। आपके जैसे पर्यायवाची पूछेंगे, विलोम पूछेंगे तो आप आराम से कर लोगे। इसी प्रकार से सब जैसे संधि है तो संधि के जैसे स्वर संधि के तो 5 भेद हैं, उसके हमें एक बार तो नियम याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो विसर्ग संधि है और जो व्यंजन संधि है उसके बहुत ज़्यादा कोई 8-9 उसके भेद जरूर हैं, लेकिन उन भेदों को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार उनको पढ़ के फिर 2-4 अभ्यास करोगे ना तब आप क्लियर हो जाओगे। अब जैसे स्वर संधि की बात करें तो हम जैसे बाद में हमारे पहचान हो जाती है कि शब्द के बीच में जैसे कोई आ की मात्रा आई है या बड़ी ई की, बड़ा ओ की, तो वो दीर्घ स्वर संधि है। ए या ओ की मात्रा आई है तो वो गुण संधि है। डबल मात्राएं आई हैं तो वो वृद्धि संधि है। इस प्रकार से पहचान हो जाएगी एक बार आप उन नियमों को याद करके, और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उसके बाद आप शब्द को देखते ही पकड़ जाओगे कि हाँ ये शब्द है, इस संधि का भेद है ये। इसी प्रकार से समास है तो समास में भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं कुछ,
यानी आप जब नियत बना लेते हो, जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ें मुझे अच्छे से याद करनी ही है, हर हाल में करनी ही है, तो आपको वो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। फिर चाहे समास है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तो उपसर्ग भी कोई बहुत अधिक नहीं है, जैसे 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत के 10 एक उपसर्ग हम हिंदी के पढ़ते हैं। इसके बाद जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं उनकी तो पहचान अलग ही है, वो तो अलग ही पता चल जाता है। तो उपसर्ग और उपसर्ग को किस प्रकार से अलग करें, उसको हम किस प्रकार से उपसर्ग निकालें। फिर प्रत्यय हैं, तो प्रत्यय में आपको कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, दो ही प्रकार के याद करने होते हैं। और व्याकरण में और भी जो लोकोक्ति मुहावरे हैं वो भी साथियों आप जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतनी ज़्यादा बार वो जो है आपको याद होगा। वाक्य की बात करें तो वाक्य भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, 3 ही प्रकार के वाक्य होते हैं वैसे तो। और उनमें भी आप जैसे मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य अलग अलग 2 प्रकार के, 3 प्रकार के अलग अलग हो गए। यानी आप मन लगाकर और पूरा एकाग्र होकर पढ़ना शुरू करोगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याकरण नहीं है। हाँ, आपको उसमें साथियों अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं ऐसे तो कह नहीं रही हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है। जब तक हम मन में ये धारणा बना के रखते हैं कि बहुत कठिन है, तब तक वो कठिन ही लगती है साथियों। और आप ये सोच लोगे कि नहीं मैं इसको कर लूँगा, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, तो आप आराम से कर लोगे। आप एक बार विश्वास करके याद करके उन नियमों को फिर जितना ज़्यादा हो उसके व्याकरण के लिए तो मैं यही कहूँगी आपके कि KR मैया सर की जो बुक आती है, मेरे पास तो वही थी हिंदी व्याकरण वाला। उनकी एक वैसी ही किताब ऑब्जेक्टिव टाइप आती है, मोटी किताब, उसमें सारे अभ्यास प्रश्न होते हैं। तो अगर व्याकरण आपके पास कोई और भी है तो भी कोई बात नहीं, आपने वो पढ़ी है, नियम व्याकरण के सभी के एक जैसे होते हैं। लेकिन आप अभ्यास के लिए ज़रूर KR मैया सर की हिंदी व्याकरण वाला बुक ला सकते हैं। और अगर आपने किसी और की ला रखी है तो मैं ये नहीं कहती कि वही ज़रूरी है, लेकिन आप अभ्यास कीजिए। व्याकरण में आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा ही आप परफेक्ट होते जाएंगे, उतने ज़्यादा ही आप माहिर हो जाएंगे, और फिर कोई भी प्रश्न आपका गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो आप सभी साथियों से यही कहूँगी कि साथियों कुछ दिनों के संघर्ष का ये दौर है, ये भी गुजर जाएगा। बाद में याद करोगे कि कैसे कैसे हमारा दिन थे। और वैसे भी साथियों ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, कभी भी ज़िंदगी समतल सड़क नहीं है कि हम सीधे ही चलते जाएंगे। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहेंगे, लेकिन ये जो आपका दौर है इसको आप बहुत तल्लीनता के साथ जिए, बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करें। हालांकि परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बीच में उलझन होती है, दबाव होता है, कोई टेंशन होती है, कोई कलेश होती है, सब कुछ होता है साथियों। किसी की भी ज़िंदगी में सारे सुख नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब जो लग गए हैं वो उनके बारे में शायद जो अभी नहीं लगे हैं उनको ये लगता है कि इनके लिए आसान था, इन्होंने कर लिया। लेकिन आसान किसी के लिए नहीं होता साथियों। आसान भी ये कर लेते हैं ना उसके बाद ही लगता है। पहले तो ये बहुत बड़ा पहाड़ था और ऐसा ही लगता था कि नहीं पता नहीं लगने वाले कैसे लगते हैं, लेकिन जब हुआ तो साथियों 3rd ग्रेड में, डबल में भी नहीं हुआ, और 1st ग्रेड में हुआ, 2nd ग्रेड में हुआ। केवल कुछ दिनों की मेहनत की थी 2nd ग्रेड में तो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ। तो आप बहुत ज़्यादा कोई अब चाहे 1st ग्रेड के साथी हों चाहे 2nd ग्रेड के साथी हों, बहुत ज़्यादा शामकरी इकट्ठी ना करें। एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बुकें, बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे ना करें। खुद के नोट्स हैं तो उन पर विश्वास रखें। इसी प्रकार से जीके पेपर के लिए अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता, आपके पास बुक है, तो जैसे नेवरी सर हैं वो क्लास लेते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी लेते हैं शायद, जो 2nd ग्रेड में जो टॉपिक हैं, और इंडिया ज्योग्राफी की भी लेते हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, कुछ क्लास देख सकते हैं जहाँ ना समझ में आए आपके। और यूट्यूब का सहारा वहीं लीजिए जहाँ आपके कुछ समझ में ना रहा हो, जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा हो, या तो तब या फिर काम करते हुए। कोई काम कर रहे हैं तो कानों में ब्लूटूथ लगा के और उससे आपने वीडियो सुन ली। बाकी जब भी आपको समय मिले बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़ें, किताबों से रिवीजन करें, अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे साथियों। देख लेना आप फिर एक दिन याद करोगे कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि मेहनत करने वाले सफल नहीं होते हैं। ऐसा ही दौर आया हो, भले कितने ही पद कम हैं, हालांकि जोर ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर भी जो मेहनत करेगा वो सफल ज़रूर होगा। उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साथियों कोशिश बैठे रहने से नदियाँ पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित रूप से आप अपना जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से लेकर साथ लेकर चलें, उसका रिवीजन करें, बचे हुए समय में हमेशा सकारात्मक रहें, नेक नीयत के साथ काम करें। भगवान आपको सफलता प्रदान करेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।